UP 21 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भाई आज जो है प्रैक्टिस सेट 12 पर आ चुके हैं और ये 10 का दम जो श्रृंखला का भाई ये 12वां सेट है हमारा भाई। तो पिछले जो ऑलरेडी हम 11 सेट कर चुके हैं भाई और 11 सेट जो हो चुके हैं मतलब जो भी पिछले मतलब 10 सेट किए हमने उनका एक तरीके से कल जो मैंने एक्सप्लेन किया था सारे प्रैक्टिस सेटों मतलब 10 में उनकी जो व्याख्या की थी वहाँ से जो लाइव क्लास होगी भाई कल एक बार उस क्लास को ज़रूर देखें भाई। तो कल की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, एक तरीके से तुम्हारा फाइनल सेट 1 होगा जो कि एक तरीके से तुम्हारे ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से ही होगा भाई। तो करते हैं भाई शुरू। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे भाई। तो पूछा गया है इसमें सितार वादक पूछा गया है। तो कुछ सितार वादक मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ भाई। तो यहाँ पर पूछा गया जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की बात करें तो भाई इनका संबंध है भाई तबला से संबंधित है भाई। जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। अल्लाह रखा का भी संबंध किससे है भाई, ये तबला से संबंधित है, ये भी तबला वादक। भजन सोपोरी, अब भजन कौन करते हैं भैया, संत लोग करते हैं तो संतूर। भजन कौन करते हैं भाई, संत लोग, तो क्या हो जाएगा संतूर हो जाएगा। अब इसमें हमारे बच जाते हैं निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी। अब देखो पिछली क्लास में मैंने बताए होंगे, देखो एक तो अनुष्का शंकर के बारे में बताया होगा और एक बंदे हसन शाहिद परवेज। तो अन्य सितार वादक में कुछ नाम और ध्यान रखेंगे भाई। एक नाम रखेंगे, बहुत बड़ा नाम है, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर। और एक नाम हमें ध्यान रखना है, उमा शंकर मिश्र। उमा शंकर मिश्र। तो इनका संबंध किससे है भाई, तबला से संबंधित है। तो दो नाम यहाँ पर ये ध्यान रखते चलेंगे भाई। तो मतलब पिछली क्लास में अनुष्का शंकर के बारे में, शाहिद परवेज, बंदे हसन, पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र। ऐसे ही धीरे धीरे मतलब इनसे सितार वादक से जो भी क्वेश्चन बनेंगे। अगर पूछा जाता है सितार का आविष्कार किसने किया भैया, सितार का आविष्कार तो मैंने पीछे क्लासों में बताया होगा अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। सितार का आविष्कार अमीर खुसरो द्वारा किया गया। अब ये कैसा वाद्य यंत्र है भाई, तंत्री वाद्य यंत्र है। तंत्री वाद्य यंत्र मतलब इसमें ध्वनि जो निकलेगी भी तारों के माध्यम से होगी। तो वो तंत्री मतलब तार युक्त वाद्य यंत्र कौन था, सितार। इसे तंत्री वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता। तो निखिल बनर्जी इसका आंसर होगा, सितार वादक। देखेंगे भी अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया था भाई। तो बोला गया भाई स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश से अपनाया गया। तो यूनाइटेड किंगडम से बात करें भाई तो भारतीय संविधान में यूनाइटेड किंगडम से जो लिया गया वो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट लिया गया। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान। संसदीय प्रणाली की बात करेंगे भाई, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली का कॉन्सेप्ट लिया गया भाई कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। अगर बात करें आयरलैंड से भैया तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रधान कहाँ मतलब प्रावधान जो लिया गया वो कहाँ के संविधान से है, वो आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व और भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का नामांकन का भी कॉन्सेप्ट यहीं से लिया गया। राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का नामांकन होता है भाई, राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया भैया, आयरलैंड से लिया गया है।
का नामांकन, और एक लिया गया यहाँ से राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली। राष्ट्रपति चुनावी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है भैया? आयरलैंड के संविधान से। तो ये क्वेश्चन जो है भाई काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आगे ऐसे धीरे धीरे रिवीजन करते चलेंगे भाई। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन, राज्य के नीति देश तत्व, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? आयरलैंड से ली गई है ये सब भाई। तो इसकी जो स्वतंत्रता, समांतर बंधुत्व का, भाईचारे का ये वाला कॉन्सेप्ट लिया गया फ्रांस के संविधान से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है भैया? तो होगा साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन से इतनी बात हमें ध्यान रखनी है भाई, ऐसे ही धीरे धीरे संविधान के स्रोत करते चलेंगे भाई। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन के अलावा 3 और विकल्पों के बारे में जानकारी ग्रहण की भाई। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते चलेंगे भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर अगला है 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारत के संविधान में एक प्रस्तावना है, प्रस्तावना भी पढ़ चुके हैं भाई। 395 लेख और 8 कितनी अनुसूचियां शामिल है भैया? जब संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, तो यहाँ पर 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचियां कितनी थी भैया? 8। वर्तमान में कितनी हो गई है हमारी? 12। तो धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं। प्रस्तावना को हम पढ़ चुके हैं पूरा सीधा। संविधान सभा के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। धीरे धीरे ऐसे ही हर टॉपिक को, मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे हर सेटों के माध्यम से। तो इसका जो आंसर होगा 8। 8 के बाद मैं धीरे धीरे अनुसूचियां बताने चलूंगा। 9वीं कब जोड़ी गई, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो इतना इस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है भाई। प्रीएम्बल को पूरा पढ़ चुके हैं भाई हम, संविधान सभा को ज़्यादातर कवर कर चुके हैं, फिर समितियों के बारे में उल्लेख करेंगे, फिर हम आर्टिकल पर आ जाएंगे भाई। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। ध्वनि के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती, ध्वनि डैश के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये दोबारा से लिख दिया है अभी डबल। देखेंगे भाई क्वेश्चन। पहला ऑप्शन निर्वात, दूसरा ऑप्शन मृदा, तीसरा ऑप्शन पानी, चौथा ऑप्शन आग। जहाँ पर मतलब हवा नहीं होगी वहाँ पर ध्वनि क्या कर नहीं कर सकती? यात्रा, निर्वात। तो जब यात्रा नहीं करती तो निर्वात में ध्वनि की चाल, निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होगी भैया? शून्य हो जाएगी। ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होगी भैया? शून्य होगी। तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल पूछी जाती है भाई पेपर में। जैसे ठोस में पूछा जाएगा ध्वनि के किस माध्यम में सर्वाधिक चाल होगी भैया? तो ठोस में होगी। ठोस में भी कौन सी होगी? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम में होगी भाई कितनी होगी? एल्यूमिनियम होगी। निकिल में होगी और स्टील। सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में होगी, उसके बाद निकिल और उसके बाद स्टील में होगी। कितनी होगी? देखो यहाँ पर होगी भाई 64-20 मीटर पर सेकंड होगी। ध्वनि की एल्यूमिनियम चाल होगी 6420 मीटर पर सेकंड होगी। निकिल में बात करें भाई 6040 मीटर पर सेकंड होगी। स्टील में कितनी हो जाएगी भाई? 5960 मीटर पर सेकंड। तो हमें एल्युमिनियम को कई बार पूछा गया है। फिर द्रव में पूछा जाता है। द्रव में अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा तो होगी वो समुद्री जल में होगी। समुद्री जल में कितनी होगी? 1531 मीटर पर सेकंड। आशुद्ध जल में भी पूछी गई है कई बार भाई। आशुद्ध जल इसमें होती है 1498। कितनी होती है भाई?
98 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा एसएससी में पूछा गया है कि स्टेटमेंट देखो, समुद्री जल में ध्वनि की चाल होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड, आसुत जल में इतनी होती है। तो कथन दिए गए तो वहाँ पर पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही है, या इनमें से कोई। तो वहाँ पर कितने सही थे भाई? दोनों स्टेटमेंट सही थे। अगर गैस में बात करें भाई, गैस में बात करें सबसे ज़्यादा होगी भैया हाइड्रोजन में। सबसे ज़्यादा किस में होगी? हाइड्रोजन में। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन। फिर होगी भैया हीलियम में। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन में होगी। तो ये ध्यान रखने, हाइड्रोजन में होगी सबसे ज़्यादा 1284। कितनी होगी? 1284 मीटर पर सेकंड। और इसमें कितनी होगी भैया? हीलियम 987 मीटर पर सेकंड। तो ये ध्वनि की विभिन्न माध्यमों में चाल पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा ठोस में होगी, फिर इसके बाद द्रव में होगी, फिर इसके बाद किस में होगी? गैस में। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना, पेपर में पूछा गया है कई बार। तो यहाँ पर जो आंसर होगा भाई ए वाला आंसर हो जाता है। तो इतनी जानकारी हमें ध्यान रखनी है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो पूछा गया भारत के किस राज्य में ये मिले हैं। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में मिले हैं। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर का गठन पूछा जाता है भाई, जम्मू कश्मीर कब यूटी बना? 31 अक्टूबर 2019 को ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत कब बना जम्मू कश्मीर? 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना? एक केंद्र शासित प्रदेश बना। और यहाँ पर क्या मिले हैं भैया? लिथियम के भंडार मिले। तो इसका आंसर जो होगा, इतनी बात हमें ध्यान रखनी, जम्मू कश्मीर। आगे क्वेश्चन देखेंगे। रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को कहते हैं हीमोफिलिया, स्कंदन, होमोफोबिया या थ्रोम्बोसाइटोमेगाली। तो इसको बोला जाता है रक्त का स्कंदन। अब देखो यहाँ पर 3 पॉइंट तुम्हें ध्यान रखने। अगर विटामिन थक्का जमने में विटामिन पूछा जाएगा तो बताना भाई हमें, क्या बताना है? विटामिन के बताना है भाई, रक्त का थक्का जमने में सहायक। अगर धातु पूछी जाती है तो हमें बताना है भैया कैल्शियम बताना होगा। धातु कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम। अगर रुधिर कणिका के बारे में पूछा जाएगा, कौन सी रुधिर कणिका है जो रक्त का थक्का जमने में सहायक होती है भाई? तो होगा प्लेटलेट्स होगा। कौन सा होगा? प्लेटलेट्स। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने हैं। विटामिन पूछा जाएगा तो के होगा, धातु होगी कैल्शियम, रुधिर कणिका होगी तो प्लेटलेट्स। तो ये वाला क्वेश्चन जो है रुधिर कणिका वाला 2023 के, मतलब ये बिहार एसआई, बिहार पुलिस एसआई में पूछा गया है भाई। ये वाला पॉइंट बिहार एसआई में पूछा गया। तो इसको जो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्कंदन बोला जाएगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 9। त्योहार मीडेम मीफी किस राज्य के ताई अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाता है? अब देखो ये त्योहार जो मनाया जाता है भाई 31 जनवरी को मनाया जाता है। 31 जनवरी को पूर्वजों की पूजा से संबंधित है। पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार अगर पूछा जाता है तो मीडम मीफी होगा, मीडेम मीफी होगा। की पूजा से संबंधित पूछा जाए तो कौन सा भैया? मीडेम मीफी होगा। अब ये कहाँ का है भैया ताई अहोम? ये भाई जो है भैया असम राज्य का फेस्टिवल है, असम। अब देखो असम के अन्य फेस्टिवल देखें भाई, असम के अन्य फेस्टिवल, असम में देखो कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं तुम्हारा। एक होता है कामाख्या, कामाख्या माता मंदिर के पास कामाख्या फेस्टिवल। एक होता है तुम्हारा असम में बिहू फेस्टिवल, जो कि नृत्य भी है और फेस्टिवल भी है असम का, बिहू। एक होता है भाई अली आई लिगांग, अली आई लिगांग, ये भी कहाँ का भैया? असम का, अली आई लिगांग।
एक ध्यान रखना भाई, माजुली फेस्टिवल, माजुली। एक ध्यान रखना है भाई हमें, रोंगकर फेस्टिवल, रोंगकर फेस्टिवल। एक ध्यान रखना है हमें भाई, रोंगकर हो गया, एक माजुली हो गई, एक दौल उत्सव, इस बार पूछा है भाई एसएससी ने, दौल फेस्टिवल। तो ये 5 फेस्टिवल हमें ध्यान रखने हैं भाई, 5 फेस्टिवल। तो धीरे धीरे हम, अभी हमने इनके नाम जाने भाई असम में कौन कौन से मनाए जाते हैं, फिर इसके आगे जो हम एक एक के लेकर मतलब इनकी विशेषताओं को लेकर क्वेश्चन शामिल करेंगे, और इनकी विशेषताओं से क्वेश्चन भी बनते हैं पेपर में। तभी ध्यान रखना, अभी तक देखो हम मिजोरम राज्य के भी पढ़ चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश के भी, तेलंगाना के, लेकिन इसमें जो आंसर जो होगा वो असम के हमने फेस्टिवल पढ़े। आगे जो क्लासें आएंगी उनमें इनकी विशेषताओं को लेकर भी क्वेश्चन बनेंगे और उन्हें आगे सॉल्व करेंगे भाई, धीरे धीरे ऐसे करते चलेंगे प्रत्येक टॉपिक को भाई। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है भाई? पहली महिला जिम्नास्ट तो ये है भैया, दीपक नहीं है भाई, दीपा कर्माकर है। हमारी टेक्निकल टीम भी तो ऐसे ही करती है भाई, क्या क्या करते हैं पता ना। ये है भैया दीपा कर्माकर। तो ये है भाई दीपा कर्माकर है। तो इसमें जो आंसर होगा दीपा कर्माकर आंसर होगा भाई। ये पहली महिला जिम्नास्ट है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली। अगर कौन सा ओलंपिक है भैया? 2016 का रियो ओलंपिक, 2016 का रियो ओलंपिक में इन्होंने क्वालिफाई किया था भाई, ओलंपिक 2016 का। सही है भाई। अब इनका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी पूछा गया भाई। इन्हें खेल रत्न मिला है भाई 2016 में मिला, खेल रत्न पुरस्कार 2016। खेल रत्न मतलब खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न इन्हें 2016 में मिला, और इस बार पेपर में पूछा भी गया। तो ये कौन है भैया? ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली दीपक कर्माकर। और कौन सा ओलंपिक है? रियो ओलंपिक। कहाँ पर है भाई? रियो, ब्राजील में हुए थे 2016 के ओलंपिक। तो इसमें इन्होंने क्वालिफाई किया था। तो इसका आंसर जो बी लगाएंगे भाई हम। सही है भाई। अगले आते हैं क्वेश्चन पर। अगला कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है भाई? अपभ्रंश, पंजाबी, संस्कृत या प्राकृत? तो इसमें बोला गया कौन सी प्राचीन या पुरानी भाषा नहीं है। तो मतलब इसमें प्राकृत भी है, संस्कृत भी है, अपभ्रंश। तो सबसे प्राचीन भाषा जो थी हमारी थी संस्कृत। संस्कृत। संस्कृत के बाद आई थी हमारी पाली भाषा, पाली। पाली के बाद आती है भैया प्राकृत। प्राकृत के बाद अपभ्रंश। तो ये सारी क्या है? प्राचीन भाषा हैं। लेकिन पंजाबी जो है ये आधुनिक भाषा के अंतर्गत आती है। तो इसमें जो आंसर होगा बी वाला आंसर होगा। तो ये सीक्वेंस तुम हिंदी साहित्य मतलब हिंदी भाषा का विकास वहाँ पर भी पढ़ते हैं भाई। तो यूपीएससी फॉरेस्ट गार्ड 2018 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है भाई, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन जिसे वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई किस कालावधि में बनाया गया? अब देखो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का पहले नाम था महारानी विक्टोरिया के नाम पर। महारानी विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ पर है? मुंबई में है। किस समय अवधि में बताया? पहले भी मैंने ये बताया होगा, पीछे प्रैक्टिस सेट करवाया होगा, 1878 से 88 के बीच। ये किसने करवाया? इसके जो डिजाइनर थे भैया फेडरिक डब्ल्यू स्टीवंस इस टर्मिनस के क्या थे भैया? डिजाइनर थे। और ये कहाँ पर है? मुंबई में है। और ये हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब कब है ये? 2004 में विश्व धरोहर स्थल बना। विश्व धरोहर स्थल कब बना? 2004 में से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा
जा चुका है भाई। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसके बारे में मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ पिछली क्लास में भी, और यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन शामिल किया भाई। तो आगे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर अगला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? कोलकाता, मद्रास, मुंबई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी मुंबई में हुई थी भाई। और कब हुई थी भैया? 1885 में हुई थी। संस्थापक कौन थे भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे, जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। ए ओ ह्यूम, इनके द्वारा स्थापना की गई। तो ये आंसर जो होगा हमारा सी होगा। आंसर कौन सा होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो उत्तर में लगेगी भूटान से, तो ये नहीं होगा भैया। पश्चिम में अफगानिस्तान से लगेगी, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान। पश्चिम में कौन होंगे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पूर्व में कौन हो जाएंगे भैया? म्यांमार और बांग्लादेश। सबसे सुदूर पूर्व में म्यांमार लगाएगा, पूर्व में कौन होगा? बांग्लादेश। तो यही वाला आंसर हो जाता है हमारा। तो ध्यान रखना, ये वाला क्या आंसर हो जाता है भाई। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है? तो भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली अक्षांश रेखा है भैया, उसका नाम है भैया 23 डिग्री 30 मिनट, और इसे नाम दिया जाता है कर्क रेखा, नाम दिया जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा ये भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। पूछा जाता है भाई कर्क रेखा भारत के किस भाग से गुजरती है? तो भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस मध्य भाग से होकर गुजरती है? 8 राज्य कौन कौन से? तो इसमें होगा भाई, देखो आज राज्य में देखो गुजरात, गुजरात से स्टार्ट करें, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ 2 3 4 5 6, छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा भैया छत्तीसगढ़ के बाद आएगा तुम्हारा त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये कितने हुए? 1 2 3 4 5, 5 के बाद एक आएगा तुम्हारा झारखंड, झारखंड त्रिपुरा से होकर पास होगी, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, मिजोरम। ये कितने राज्य हो जाते हैं भैया? 8 राज्यों से होगा। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं होते? तो 8 राज्य ध्यान रखने, सबसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने? 8 राज्यों से गुजरती है। और इसका जो मान कितना है? 23 डिग्री 30 मिनट, जैसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? मध्य भाग से गुजरती है, और भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। किस भाग से गुजरेगी? भारत के मध्य भाग से ये गुजरती है, और भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इसका आंसर होगा डी आंसर होगा। आगे आएंगे भाई अगले क्वेश्चन पे भाई। ईमेल के लिए @ चिन्ह किसने चुना था? इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए @ चिन्ह चुनने वाले कौन थे? पीछे जो प्रैक्टिस सेट हुए हैं वहां पर मैंने बताया होगा, पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है किसके द्वारा और किस वर्ष भेजा गया। तो ये जो आंसर रे टॉमलिंसन के द्वारा ये चिन्ह दिया गया था, और इन्हीं के द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल 1971 में भेजा गया था। पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल किस वर्ष भेजा गया? 1971 में भेजा गया, जो कि मैं पीछे सेटों में बता चुका हूँ। तो ये कौन है भैया? रे टॉमलिंसन के द्वारा @ साइन दिया गया। आएंगे भाई अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट ही है शायद, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं भाई, अंतिम। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल लोथल का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
ये ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता में ये लोथल जो है, ये लोथल एक प्राचीन बंदरगाह है। कभी कभी पूछा जाता है प्राचीन बंदरगाह कौन था, मतलब हड़प्पा कालीन स्थल में, हड़प्पा सभ्यता में तो पूछा जाता है लोथल। कभी कभी डॉकयार्ड के नाम से भी पूछा गया है, कई बार डॉकयार्ड भी, कभी कभी गोदीवाड़ा के नाम से भी पूछा गया, तो यहाँ पर बोला गया लोथल। पश्चिमी पंजाब में रावी नदी के तट पर कौन सा मिलेगा स्थल देखने को भैया? हड़प्पा देखने को मिलेगा। कौन मिलेगा भैया? हड़प्पा देखने को मिलेगा। राजस्थान में घग्गर नदी के पर जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा काली वंगा, काली वंगा। घग्गर नदी में कौन सा देखने को मिलेगा भैया? काली वंगा देखने को मिलेगा। सिंधु नदी पर कौन मिलेगा देखने को? मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी पर मोहनजोदड़ो देखने को मिलेगा। सिंधु नदी के तट पर कौन सा भैया? मोहनजोदड़ो। अब इसमें जो आंसर होगा डी होगा, कैम्बे की खाड़ी। अब देखो कैम्बे की खाड़ी जो है ये खंबात की खाड़ी का पूर्व नाम है। कैम्बे की खाड़ी, खंबात की खाड़ी को ही कैम्बे की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? गुजरात में पड़ेगी। खंबात की खाड़ी भी कहा जाता, तो ये लोथल कहाँ पर पड़ेगा? कैम्बे की खाड़ी के तटीय मैदान में स्थित है भाई। तो ये आज के हमने क्लास के 15 प्रश्न किए भाई। क्लास को अच्छे से देखें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें और शेयर भी करें, जिससे और बच्चों को भी इस वीडियो का लाभ मिल चुके। तो अगले सेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत।